देखिए बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की महामैराथन क्लास हम जो चला रहे थे उसका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले बच्चों हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों लेक्चर नंबर 2 की कंपैरिजन जो है उस लेक्चर नंबर 1 से करें ना, तो लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो हमारे क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी करना है। जैसे कि बच्चों हमारा पहला टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए कि प्रतिरक्षा क्या होती है। इसके बारे में आपको बोर्ड एग्जामिनर को बताना होता है, अपनी कॉपी पर लिखना होता है कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है क्या। देखिए होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणुओं का आक्रमण होता रहता है, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उस पर अनेक प्रकार के जो रोगाणु हैं उनका आक्रमण होते रहता है। इसके अलावा सांस के द्वारा होगा, ठीक है, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा भी रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचते रहते हैं। यानी कि ये जो हमारे सोर्सेस हैं, जैसे सांस हो गया, भोजन हो गया और पानी हो गया, इनके द्वारा भी जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पहुँचते रहते हैं। अब इनको तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो शरीर इन रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। और शरीर के अंदर हम ऐसा तो नहीं हर एक रोगाणु पहुंचने हैं तो उस मेडिकल पे जाते हैं, दवा डॉक्टर के पास दवाई लेकर आते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारा शरीर के अंदर कुछ सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। और जो लड़ने की क्षमता रखता है, जिसको ये क्षमता है, उसी सिस्टम को ही बच्चों हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों एक टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी करना या किसे कहते हैं, ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे जो हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के किसी भाग या फिर अंग के कार्यों में बदलाव पैदा करते हैं, उन्हें ड्रग्स कहते हैं। देखिए ऐसा होता है, हम आप कोई नॉर्मल कार्य कर रहे हैं एक फ्रेश मूड में, उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल या तंबाकू या चाय एकदम अधिक मात्रा में पी लेता है ना, अल्कोहल पी लेता है, तो आप देखते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसके जो चलने का ढंग, बोलने का तरीका, एनीथिंग, हर एक एक्टिविटी, उसके जो शरीर के अंग होते हैं, वो नॉर्मल भाग होते हैं, वो अपना नॉर्मल कार्य नहीं करते, उससे अलग करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके सामान्य कार्य में जो बदलाव होता है वो आ जाता है, बदलाव पैदा हो जाता है, ठीक। इसी को ही हम ड्रग्स या नशीले पदार्थ कहते हैं। यानी कि उनको नशीले पदार्थ के कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, तो हमारा तंबाकू, अल्कोहल, चाय, उसमें से अल्कोहल तो सबसे ज़्यादा फेमस, आप देखते हैं पीकर आदमी क्या क्या करता है। अगला बच्चों आता है कि ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव क्या है, यानी कि ड्रग्स के जो हानिकारक हमारे दुष्प्रभाव होते हैं वो क्या क्या। देखिए इसके अत्यधिक सेवन से श्वसनघात, हृदय घात, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसे यकृत सोरियोसिस कहते हैं। देखिए इससे बहुत सारी बीमारी हो गई, हृदय घात हो गया, श्वसन घात हो गया, ब्रेन हेमरेज होता है और हमारा जो यकृत होता है उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसको एक रोग कहते हैं, जिसको यकृत सोरियोसिस रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। देखिए सक्रिय इम्यूनिटी क्या होती है, निष्क्रिय इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछा जाएगा। अगर बच्चों बात करें सक्रिय प्रतिरक्षा की, इसको ध्यान से समझिए। देखिए जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं, जो व्यक्ति का शरीर है उसकी अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है, यानी कि जो रोगाणु जाते हैं श्वसन द्वारा, भोजन द्वारा और हमारी वायु के द्वारा, उनके प्रति लड़ने की यानी कि उनके जो प्रति प्रतिरक्षा होती है उनको स्वयं पैदा होती है हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे शरीर के अंदर शरीर को दिए जाते हैं, शरीर के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे आप देखते हैं जब आप जाते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, तो बनी बनाई प्रतिरक्षा आप ले रहे हैं। ठीक है, ना कि प्रतिरक्षा आपके शरीर में बन रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए अगर वो एक्टिव इम्यूनिटी है, शरीर में खुद बन रही है, तो इससे आपको पता है कि हमारे शरीर को किसी भी अन्य प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बात करें तो इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और याद आपको रखना है। ठीक है, यह पूरे जीवन भर कार्य करती है। जो हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा होती है पूरे जीवन, अगर एक बार बन गई तो पूरे जीवन आपके शरीर में बनी रहती है। और जो आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। देखिए एक क्या है कि आप एक इंजेक्शन मान लीजिए लगवा लिया, तो ऐसा तो है नहीं आपको दोबारा, अगर आपने एक बार टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया दोबारा टेटनस नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन अगर वो इम्यूनिटी यानी कि वो जो
प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर पहले से बन गई ना, तो फिर आपको नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल्स की जो मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, देखिए मानव में चेचक बीमारी होती है वो एक बार होती है, क्योंकि एक बार होने पर उसके एंटीबायोटिक एंटीजन बन जाते हैं, यानी कि जो उसके प्रतिरक्षी होते हैं वो बन जाते हैं। अब प्रतिरक्षी जब भी होगा वो उनको मार देगा, चली गया, आपका काम ही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम पैसिव प्रतिरक्षा की बात करें, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें, तो मानव में जैसे काली खांसी हो गया, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोगों का टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा, ये क्या होते हैं बच्चों, पैसिव प्रतिरक्षी होते हैं। इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव जो है अगर आपको पता होगा तो आप कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए और सक्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप इन्हीं चीजों को पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों है डेंगू, यानी कि इसी को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का बुखार, ठीक है। डेंगू को हम रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं। देखिए डेंगू होता क्या है, डेंगू जो होता है रोग जो है, डेंगू विषाणु जो वायरस होता है या आरएनए विषाणु के द्वारा होता है। ये रोग जो होता है डेंगू, जो डेंगू वायरस या फिर आरएनए विषाणु के द्वारा होता है। अगर इसके हम संक्रमण की बात करें, ये कैसे फैलता है, देखिए इसको, इस रोग का संक्रमण मादा एडेज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। ये जो रोग है बच्चों, इसका जो संक्रमण फैलता है, एक मच्छर होता है मादा एडेज इजिप्टाई, उसका काटने से फैलता है। देखिए इस वायरस से संक्रमित जो बच्चे होंगे उन पर रोग का प्रभाव जो अपेक्षाकृत कम होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं, इस वायरस से अगर कोई बच्चों वायरस से संक्रमित जो बच्चे होंगे उनमें इस रोग का जो प्रभाव होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। उन्हें हल्का बुखार हो गया, थकान, जुकाम आदि लक्षण हो सकते हैं। लेकिन बड़े व्यक्तियों में इसका प्रभाव अधिक होता है और उन्हें तेज बुखार, तेज सिर दर्द होगा, पेशियों और संधियों में दर्द होगा, कभी कभी रक्तस्राव भी देखने को मिलता है। अगर बच्चों डेंगू के लिए परीक्षण की बात करें तो परीक्षण क्या होता है, इसके लिए एलिका टेस्ट होता है और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको पता है। अगर बच्चों इसके रोकथाम की बात करें तो मच्छरों को नष्ट करना, क्योंकि मच्छरों के काटने से फैलता है मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के, तो इससे पहले आपको मच्छरों को नष्ट कर देना, इसके प्रजनन की जगह को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अपने आसपास साफ सफाई रखें, तालाबों गड्ढों की सफाई रखें, ठीक है। अगर फिर इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए बच्चों पैरासीटामोल का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब इनसे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि आपको वहां पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिख कर आ जाना, ठीक है। समझ में आ गया। अगला टॉपिक बच्चों सेप्टिक टैंक क्या होती है, सेप्टिक टैंक जो होती है इनका उपयोग क्या होता है। देखिए सेप्टिक टैंक का क्या उपयोग होता है, सेप्टिक टैंक वहां पर उपयोग किया जाता है जहां पर सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती। देखिए जिन कस्बों में सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती, जो भी ऐसे कस्बे हैं जहां पर सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती ना, वहां पर सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं या सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ठीक है। इसमें घरों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण, जो हमारे घर होते हैं वहां से जो कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं उनका निम्नीकरण किया जाता है, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं, एक कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन किसे कैसे समझिए। देखिए साइनोबैक्टीरिया तथा रोगाणु को हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित कराते हैं। साइनोबैक्टीरिया और रोगाणु जीवाणु जो होते हैं उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित कराते हैं, ठीक है, जिससे एक उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है। देखिए साइनोबैक्टीरिया हो गया और जीवाणु हो गए, ठीक है, इनको क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित कराते हैं, जिससे होता क्या, उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है। उस प्रोटीन को ही जो उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त हुई उसे ही हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखना होता है जो नोट डाउन में लिखी गई, यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन में वसा की मात्रा जो होती है वो नगण्य होती है, ठीक है, याद रखना। सिंगल सेल प्रोटीन में वसा की मात्रा कैसी होती है, नगण्य होती है, चीज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है बायोरिएक्टर या फिर जैव रिएक्टर। देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है या फिर जैव रिएक्टर क्या होता है। देखिए व्यावसायिक दृष्टि से इच्छित उत्पाद के लिए अधिक इच्छित उत्पाद जो है उसके अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाए। देखिए कोई व्यावसायिक दृष्टि यानी कि व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए इच्छित दृष्टि यानी कि आपको जितना उत्पाद चाहिए उससे अधिक भी उत्पादन की अगर आपको क्षमता है ना, आपको उत्पादन चाहिए तो आप बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। देखिए इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, 100 से लेकर 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। आप कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इतना लिख के आ जाइएगा, ठीक है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव की कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। इसमें जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए और मानव की जो सेल्स होती हैं उनका संवर्धन किया जाता है। बायोरिएक्टर जो होते हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स जो हैं वो 2 प्रकार के, जैसे एक होता है साधारण विलोडक हाउस रिएक्टर, एक दूसरा होता है बच्चों दंड विलोडक हाउस रिएक्टर, ठीक है। 2 प्रकार के जो हमारे बायोरिएक्टर होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक बच्चों हमारा है PVR। तो PVR जो होता है इसमें क्या है, P क्या है, V क्या है, R क्या है, 322 क्या है, इसको आपको समझिए। देखिए
ये होता है कि एक प्राकृतिक संवाहक है। देखिए ये संवाहक कहते हैं, मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। सभी प्राकृतिक संवाहकों में संवहन के सभी गुण उपस्थित नहीं होते। देखिए जो हमारे प्राकृतिक संवाहक होते हैं सभी, जो उनमें क्या होता है, सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं संवहन के लिए जो भी कैरेक्टर चाहिए वो सारे गुण अवेलेबल नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। इसमें आवश्यकता अनुसार जीन को जोड़ा जाता है। आपको जिस जीन की आवश्यकता है उसको हम जोड़ देंगे, और जो भी जीन हमें हटाना उसको अवांछित जीन को हटाकर आदर्श संवाहक तैयार किया जाता है, एक अच्छा संवाहक तैयार किया जाता है। जैसे बच्चों PVR 322 ई कोलाई से तैयार किया गया है। यानी कि PVR जो 322 है इसको क्या किया गया है, ई कोलाई से तैयार किया है। ई का मतलब है इस्रिचिया और COLI का मतलब है कोलाई, इस्रिचिया कोलाई, ठीक है। इसमें P क्या है, B क्या है, R क्या है, 322 का। देखिए P जो है बच्चों बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से लिया गया, जो बैक्टीरिया में एक DNA के अतिरिक्त एक गोल जैसा होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। B क्या है, वैज्ञानिक के नाम से लिया गया जिनका नाम था बोलिवर। R क्या है बच्चों, रोड्रिगेज से लिया गया, तथा इसका जो 322 है वो इसका क्रमांक नंबर है, क्रम नंबर है, ठीक है, 322। तो हो गया PVR 300, P प्लाज्मिड से लिया गया, B बोलिवर से लिया गया, R रोड्रिगेज से लिया गया है, ठीक है। 322 इसका क्रम नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों, अगला टॉपिक बच्चों समस्थैतिक किसे कहते हैं। देखिए समस्थैतिक क्या होते हैं, जैव विविधता क्या होती है, इसको समझिए ध्यान से। कुछ जीव अपने आंतरिक वातावरण और पीएच को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, अपना जो आंतरिक वातावरण होता है, पीएच मान होता है, उसको स्थिर बनाए, एक कांस्टेंट बनाए रखने की क्षमता होता है, जिसे हम समस्थैतिक कहते हैं। ऐसे जीव नियामक जीव कहलाते हैं, जैसे बच्चों हम और आप हैं, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के जनक जो हैं एडवर्ड ओ विल्सन जी हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देखिए जो जैव विविधता होती है वो जीव जंतुओं में भिन्नता जो पाई जाती है उसके कारण ही होती है। जैसे हम और आपसे, हम जो है आपसे अलग कुछ दिखते हैं, आपके गाय भैंस, आपके भाई बहन सारे आपसे कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो वो क्या होती है, जैव विविधता। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, जातीय जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। जैव विविधता अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। अगला एक टॉपिक बच्चों IUCN है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए IUCN क्या है, वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, जो हमारे वन्य जीव थे उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत, अनेक संस्थाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं, ठीक। अनेक संस्थाएं हैं, जिसमें से क्या हुआ, IUCN पहली संस्था थी जिसकी स्थापना जो की गई 1948 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में। इसका जो बच्चों कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये संस्था जो है 1963 से वन्य जीव जो जंतु हैं उनकी विभिन्न जातियों को संबंधित रेड डाटा बुक जो है उसको एकत्रित करती है, जारी करती है, समझ गए। तो IUCN पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है इसको भी आपको समझना है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग जो था वो सबसे पहले कार्ल लेकी ने किया था। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैव का क्या अर्थ, जैव अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित। जैव है बच्चों इसका संबंध है जीव विज्ञान से, तथा प्रौद्योगिकी अर्थात जो होता है इसका मतलब है तकनीक, जिसका अर्थ होता है प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का प्रयोग। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग है तकनीक में जीव का प्रयोग, इसका आप ये समझिए, ठीक। अगला टॉपिक आता है बच्चों आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को ध्यान से समझना। आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA, आनुवंशिक पदार्थ 2 ही होते हैं, DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है। DNA या RNA की संरचना, जो हमारी संरचना होती है उसमें परिवर्तन कर इसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिससे अनेक फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। देखिए आनुवंशिक पदार्थ बच्चों DNA होगा या फिर RNA होगा, उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या उसकी जो संरचना उसमें कोई हम अपने अनुसार परिवर्तन कराएं और उसे किसी पोषक कोशिका के अंदर अपने प्रवेश करा दें। उससे जैसे प्रवेश कराएंगे तो उसका जो इच्छित परिवर्तन, उसमें जो उसके लक्षण है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। इसे ही इच्छित परिवर्तन किया जा सकता है, अपनी मर्जी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एक बच्चों बात आती है केमिकल इंजीनियरिंग या फिर रासायनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। रासायनिक इंजीनियरिंग क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। निर्जमीकृत परिस्थितियों में सुकेंद्रीय कोशिकाओं की व्यावसायिक स्तर पर वृद्धि द्वारा किसी भी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स का उत्पादन करना रासायनिक इंजीनियरिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग क्या मतलब होता है, इसमें निर्जमीकृत हो गया, ठीक है। कई प्रकार की परिस्थिति होती हैं जिनमें सुकेंद्रीय कोशिकाओं को व्यावसायिक स्तर पर वृद्धि कराया, यानी कि अच्छे स्तर पर वृद्धि कराया जा सकता है। उसमें सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन कराए जाते हैं, उसमें रासायनिक प्रोडक्ट डाला जाता है कि वहाँ पर ग्रो है उनका अच्छे से हो सके। इसमें बहुत सारे जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है बच्चों फ्लेवर स्लेवर टमाटर। फ्लेवर स्लेवर टमाटर क्या होता है इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। टमाटर जो होती है उसकी पेक्टिन में एक PG जीन बनता है। जो हमारा टमाटर होता है उसकी पेक्टिन जो होती है उसमें एक PG जीन बनता है।
पीजी जीन बनता है, ठीक है। और ये जीन जो होता है एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक, पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया गया पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यानी कि एक पीजी जीन होता है, पीजी जीन होता है और पीजी जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये जीन जो होता है अल्फा 1,4 अल्फा, ये अल्फा का सिंबल है, ये 1,4 बॉन्ड को लूज यानी कि नरम कर देता है। जो हमारा पीजी जीन होता है ये क्या करता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड को लूज कर देता है जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है। जब ये अल्फा 1,4 बॉन्ड को लूज कर देता है जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है, तब फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने के लिए पीजी जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है। जब फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने ताकि वो जल्दी से ना पके तो उसमें क्या किया जाता है, जो पीजी जीन था जो पका रहा था उसके अल्फा 1,4 बॉन्ड को लूज कर रहा था उसको ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि ना बॉन्ड को लूज कर पाएगा ना टमाटर जल्दी पक पाएगा। समझ में आ गया। अगला टॉपिक बच्चों, जीन थेरेपी, चिकित्सा थेरेपी या फिर जीन सर्जरी। ऐसा किसी भी प्रकार से आपसे बोर्ड एग्जाम और 2022 में इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिका एवं ऊतकों में उस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या फिर त्रुटिपूर्ण जीन को आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन कराने को जीन थेरेपी। देखिए जीन थेरेपी क्या होती है, आपके अंदर कोई रोग है, क्योंकि कोई भी रोग होगा वो किसी जीन के कारण होगा, ठीक है, ठीक है। आनुवांशिक रोग होगा क्योंकि माता पिता से आनुवांशिक रोग आते हैं, तो उसमें क्या किया जाए, उस जीन को हटाएंगे, उसमें क्या कोई परिवर्तन करेंगे या उसमें कोई अलग से जीन प्रविष्ट कराएंगे, तो इसमें ये जो पूरी प्रक्रिया होगी इसको ही जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा कहते हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों एक टॉपिक आता है समरूपण। समरूपण क्या कहते हैं, देखिए तो वे प्राणी वे जीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते उन्हें हम समरूपण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव ऐसे प्राणी जो अपने आंतरिक पर जो उनका वातावरण होता है उसको स्थिर नहीं रख पाते हैं, आंतरिक पीएच जो होता है उसको स्थिर नहीं रख पाते, उनको हम समरूपण कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट और आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें 1973 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। इसमें क्या किया गया, 1973 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। ये आईयूसीएन की सहायता से शुरू किया गया। इसको क्या किसकी सहायता से शुरू किया गया, आईयूसीएन की सहायता से शुरू किया गया। बाघों की संख्या घटती जा रही थी, यानी कि बाघों जो थे उनकी संख्या घटती जा रही है। आज के समय में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, क्योंकि बाघों के लिए शुरू किया गया। 1973 में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, आईयूसीएन की सहायता से शुरू किया गया। इसमें बाघों को प्रोटेक्ट किया जाता है, बाघों को सुरक्षा दी जा सके और 53 बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिनमें से कान्हा बाघ राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो आपके असम में है, ठीक है। वहीं पर अगर हम एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें, हाथी प्रोजेक्ट की बात करें, ये भी आपसे भारत में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में, देखिए ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। एलिफेंट प्रोजेक्ट जो था बच्चों वो 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान है, जिसमें से एक है बच्चों स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है, एक बच्चों मैसूर आरक्षित क्षेत्र हाथी आरक्षित क्षेत्र जो आपके कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हैं, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष और आपका फल भित्ति में अंतर। ये हमारा एक टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर का है, आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे मिल गया है तो हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर अंतर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में क्या अंतर होता है, देखिए कुछ बीजों में बीजांड काज होता है, एक पतले आवरण के रूप में बचा रहता है। जो हमारे परिभ्रूणपोष क्या होता है, कुछ बीज जो होते हैं उन बीजों के बीजांड काय देखिए जो बीजांड होता है उसका बीजांड काय होता है एक पतले आवरण के रूप में बचा रहता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आपने काली मिर्च में देखा होगा, ठीक है। फल भित्ति क्या होती है, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। देखिए जो हमारा अंडाशय होता है वो फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझिए। यह एक स्तरीय होता है, कि जो हमारा परिभ्रूणपोष होता है वन यानी कि यूनिलेयर तो होता है, ठीक है, एक लेयर्ड होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम फल भित्ति की बात करें 3 स्तरीय होता है। यह भोजन संग्रह करता है, जो हमारा परिभ्रूणपोष होता है भोजन भी संग्रह करता है, ठीक है। वहीं पर हमारा जो फल भित्ति है या सुरक्षा प्रदान भी करती है, साथ साथ भोजन संग्रह भी करती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो परिभ्रूणपोष है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारी फल भित्ति जो होती है वो फल की सुरक्षा भी प्रदान करती है, साथ साथ भोजन का संग्रह भी करती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2 जो हमारी मैराथन क्लास का था। अगर आपने दोनों क्लास अच्छे से देख ली ना तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, क्योंकि आपके पास अब कुछ ही समय बचा है आपको बोर्ड एग्जाम देने जाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।